कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हकीकत कम और कहानियां ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। वो इतने सहरंगेज होते हैं कि एक जीती जागती दास्तान बन जाते हैं। अहमद फराज की ये मशहूर ज़माना गज़ल एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में है जिसके बारे में शायर ने भी सिर्फ सुना ही सुना है। तो आइए आज उन सुनी सुनाऊ बातों की तहों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अफसानवी किरदार कैसा है। गज़ल शुरू ही उस एक जुमले से होती है जो उसकी जान है। सुना है, ये सिर्फ दो लफ्ज़ नहीं हैं, ये पूरी कैफियत है। ये हमें बताता है कि शायर ने खुद कुछ नहीं देखा, सब कुछ लोगों से सुनी हुई बातें हैं। और यही बातें हैं जो उसे मजबूर कर रही हैं कि वो उस शख्स के शहर जाए और कुछ दिन ठहर कर खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे। तो ये सफ़र एक अफवाह से शुरू हो रहा है। तो आइए इस दास्तान की परतें खोलना शुरू करते हैं और इन सुनी सुनाई बातों में जो सबसे पहली और सबसे ताकतवर अफवाह है वो इस शख्स की जादू भरी निगाहों के बारे में है। कहते हैं कि उनकी निगाहों में ऐसी कशिश है कि एक नज़र पड़ जाए तो दिल का पूरा काफिला लुट जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि जो लोग खुद मोहब्बत और आरजू के माहिर समझे जाते हैं वो भी उनके सामने ऐसे डरते हैं जैसे कोई राहज़न हो कि कहीं अपना सब कुछ ही ना गवा बैठें। अच्छा, तो उनकी खूबसूरती की पहली ठोस मिसाल जो हमें मिलती है वो है उनकी आँखें, जिन्हें हिरन की आँखों से तशबीह दी गई है। और जैसा कि हम जानते हैं, उर्दू शायरी में हिरन या गज़ाल की आंखें मासूमियत और खूबसूरती का सबसे बड़ा पैमाना मानी जाती हैं। और ये दास्तान सिर्फ एक तशबीह पर नहीं रुकती, मुबालगे की इंतहा देखिए। अफवाह ये है कि दश्त के असली हिरन भी इस इंसानी हुस्न को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गोया फितरत खुद इस खूबसूरती को मान गई है, इसके सामने झुक गई है। निगाहें तो समझे सिर्फ एक झलक थीं। अब आइए अनसुनी सुनाई बातों के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं और इस अफसानवी शख्सियत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। आंखों की बात तो हो गई, अब कानों तक पहुंचने वाली अफवाह सुने। कहा जाता है कि उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी और दिलकश है कि जब वो बोलते हैं ना तो मुंह से फूल झड़ते हैं। ये सिर्फ खूबसूरत अल्फाज की बात नहीं बल्कि उनकी शख्सियत के नर्म और दिलनशीन होने का इशारा है। तस्वीर में मजीद रंग भरते हैं। शायर अब उनके होंठों का जिक्र करता है। यहां भी मुवाजना फितरत की सबसे हसीन चीज यानी गुलाब से किया गया है। लेकिन कमाल यह है कि इंसानी हुस्न फितरत से भी आगे निकल जाता है। अफवाह यह है कि गुलाब भी उनके होंठों की चमक दमक देखकर रश्क से जल उठते हैं। अब जुल्फों का जिक्र आता है और यहाँ मवाजना बहुत ही दिलचस्प है। शायर ये नहीं कहता कि उनके बाल रात जैसे स्याह हैं, नहीं, दावा इससे भी बड़ा है। दावा यह है कि उनकी जुल्फों की स्याही खुद रात से भी ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ मवाजना नहीं, ये तो फितरत पर इंसानी हुस्न की बरतरी का एक खुला ऐलान है। अच्छा जी, तो आंखें, होंठ और जुल्फों के बाद अब इस अफसानवी तस्वीर में उनके कदो कामत का जिक्र शामिल होता है। और ये भी एक सुनी सुनाई बात ही है। और इसके बारे में जो इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है वो तो कमाल का है। कहते हैं कि उनके जिस्म की साख्त इतनी परफेक्ट है कि फूल जो खुद हुस्न का एक मेयार है वो भी उनके सामने खुद को कमतर समझते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश में अपनी पंखड़ियों को, अपनी कबाओं को तराश लेते हैं। अब तक तो बात उनकी ज़ाती खूबसूरती की थी, लेकिन अब अफवाहों का दायरा ज़मीन से निकलकर सीधा आसमानों तक फैल जाता है। अब हमें उनके कायनाती असरात के बारे में पता चलता है। ये अफवाहें उस शख्स को एक खूबसूरत इंसान से बढ़ाकर जैसे कायनात का मरकज़ बना देती हैं। मतलब चांद, सितारे, वक्त, सियारे, ऐसा लगता है कि पूरी कायनात का निज़ाम ही उनके हुस्न के गिर्द घूम रहा है। तो ये सब थीं वो कहानियाँ और वो अफवाहें। लेकिन अब गज़ल का रुख बदलता है। अब बात उन दास्तानों से हटकर खुद सुनने वाले यानी शायर के ज़ाती तजर्बे और उसकी अपनी कशमकश की तरफ मुड़ती है। ज़ाहिर है इतनी नाकाबिले यकीन बातें सुनने के बाद शायर के जहन में, जो अब तक सिर्फ एक सुनने वाला था, एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या इन अफवाहों में कोई हकीकत भी है या ये सब सिर्फ लोगों के तख़य्युल की परवाज़ है? और फिर शायर को एक और बात पता चलती है जो उसके लिए बहुत अहम है। उसे मालूम होता है कि उस अफसानवी शख्सियत को भी शेर और शायरी से दिलचस्पी है। तो अब ये मामला सिर्फ तजस्सुस का नहीं रहा, बल्कि ये उसके लिए अपने फ़न का जौहर दिखाने और शायद इसी बहाने उस शख्सियत से मिलने का एक मौका बन गया है। और यहाँ आकर शायर एक फ़ैसला करता है। वो कहता है, चलो मान लिया कि ये सब कहानियाँ हैं, झूठ हैं, बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें हैं, लेकिन अगर ये एक ख्वाब है तो इतना हुसीन है कि उसकी ताबीर पाने की कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो हकीकत की फिक्र छोड़कर इस ख्वाब के पीछे जाने का फैसला करता है। और इसी फैसले के साथ अब हम गज़ल के सबसे ताकतवर और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां शायर एक ऐसा सवाल उठाता है जिसका जवाब वो हमें नहीं देता बल्कि उसे हवा में मुअल्लक छोड़ देता है।
और आखिर में शायर ये कशमकश हमारे सुपुर्द कर देता है। इतनी दास्तानें सुनने और एक ख्वाब की ताबीर का इरादा करने के बाद अब क्या करना चाहिए? क्या इसी शहर में रुककर हकीकत का सामना किया जाए, भले वो वैसी ना हो जैसी सुनी थी, या फिर उस हुसीन ख्वाब को टूटने से बचाने के लिए वहां से चुपचाप चले जाएं? फराज ये सवाल उठाकर हमें हमेशा के लिए सोच में डाल देते हैं।